नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम फेलो और हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की पहली बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके 2 लेसन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम इसका तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिससे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितना हो सके इस वीडियो को या इस चैनल को आप शेयर करने की कोशिश कीजिए कि सभी लोगों को इन वीडियो का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि एक एक लाइनें एनसीईआरटी की डिस्कस करने की, कि जिससे आपको जो है एनसीईआरटी की सब कुछ संपूर्ण नॉलेज हो सके। और 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी के अंदर तक गहराई तक जाना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो बहुत ज्यादा है। पृथ्वी की गहराई जो है वो 6370 किलोमीटर, जहां तक मनुष्य का जाना संभव नहीं है। तो इसलिए हम जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के 2 स्रोत जो है हम देखते हैं। एक है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत और एक है हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पे जो हम देखते हैं तो पहला हमारा जो सोर्स है वो है हमारा चट्टाने। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है पहले हमें ये समझना है। प्रत्यक्ष स्रोत वो स्रोत हैं जिनसे हमें डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिना किसी माध्यम के, तो वो है हमारे प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जो कि हमें इनडायरेक्टली डायरेक्ट किसी जो है सीधे माध्यम से ना मिलके अन्य किसी माध्यम से उसकी हमें जानकारी मिलती है, वो हो गए हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पहला है हमारा चट्टाने, और चट्टाने जो है गहराई तक हमें जो मिलती है वो है खानों के द्वारा। खनन क्षेत्रों के अंदर गहराई तक जा सकते हैं। चट्टानों का जो है वो जो जांच की जा सकती है, उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो सबसे गहराई की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी अब तक खोदी गई है। तो इससे हमें 3 से 4 किलोमीटर तक की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। और इसके बारे में देखते हैं, 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर जाना संभव नहीं है, क्योंकि गहराई पर जाने पर धीरे धीरे तापमान में परिवर्तन आता है और 3 से 4 किलोमीटर जाने पर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। इसलिए वहां तक खनन कार्य किया जा सकता है, उससे ज्यादा गहराई में जो है खनन कार्य नहीं किया जा सकता। तापमान में परिवर्तन आता है, साथ साथ में जो है काफी सारी जहरीली गैसें निकलना शुरू हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जो है वो खतरनाक हो जाते हैं। इसके अलावा जो खनन जो है वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहराई तक जो है संभव हो सका। तो उसके बाद जो है वो कोशिश की गई कि और भी ज्यादा गहराई में जाया जाए। तो इसके लिए जो है वो दूसरा तकनीकी अपनाई गई, वो है प्रवेदन। देखो, प्रवेदन जो है वो क्या होता है? प्रवेदन का मतलब है ड्रिल करना, यानी इस पे जो है हमें एक छेद के माध्यम से जो है खुदाई करना मशीनों के द्वारा, वो हमारा कहलाता है प्रवेदन परियोजना, यानी कि ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है वो। तो अब तक की सबसे गहराई में जो ड्रिलिंग की गई है वो है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र जो है, वहां पर 12 किलोमीटर तक की गहराई में ड्रिलिंग की गई है, खुदाई की गई है। और उसके आधार पे हमने ये देखा कि वहां पर तापमान में क्या परिवर्तन आते हैं और कौन कौन से तत्व वहां पर पाए जाते हैं। तो 12 किलोमीटर तक की जानकारी वहां से मिल पाई। इसके अलावा प्रत्यक्ष स्रोतों में तीसरा हमारा स्रोत आता है, वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो गहराई से आता है पृथ्वी की, और तब उसका प्रयोगशाला में उसका अन्वेषण या जो है पर्यवेक्षण करने के बाद में वह देखा जाता है कि देखा गया कि इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद है और ये कितनी गहराई से आए हैं। लेकिन इसका निश्चित जो है ये कह पाना बहुत मुश्किल हो पाता है कि कितनी गहराई से ये तत्व आए हैं। तो इसलिए जो है इसमें भी अधिक हमें जानकारी नहीं मिल पाती। तो हमने ये देखा कि 3 स्रोत हमने पढ़े प्रत्यक्ष स्रोतों के। एक था हमारा खनन क्षेत्रों से पाई जाने वाली चट्टान, दूसरा था हमारा प्रवेदन परियोजना, और तीसरा है हमारा ज्वालामुखी। तो इससे हमें जो है अधिक जानकारी नहीं मिल पाती पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आगे हम देखते हैं। अब अगला है हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष स्रोतों से हमें जानकारी मिले, उसके आधार पर ही हम जो है अप्रत्यक्ष स्रोतों को देखते हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान, दाब और घनत्व में परिवर्तन आता जाता है।
तो ये चीज पहली चीज है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान में, दबाव में, घनत्व में परिवर्तन आता है और इसके आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं और ये देखते हैं कितनी गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और घनत्व में परिवर्तन आता है। तो ये देखा गया, एक अनुमान लगाया गया कि अगर हम 100 किलोमीटर गहराई पे जाते हैं तो कितना परिवर्तन आता है, 200 किलोमीटर गहराई में जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है और अगर 1000 किलोमीटर गहराई पे जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। इसके आधार पे हमें जानकारी मिल सकी। तो पहला हो गया तापमान, दबाव और घनत्व। दूसरा, अगर अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो वो है हमारी उल्काएं। देखिए उल्काएं जो है ये दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है। इसमें क्या है कि जो भी हमारी उल्का पिंड होती हैं वो जब धरातल पर आते हैं तो जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है वो घर्षण होने के कारण भार की जो आवरण उसका जल जाता है। जो इसका जो इनर पार्ट होता है वो पृथ्वी पर आता है और उसका जब मैंने प्रशिक्षण किया गया, उसकी जांच की गई तो ये देखा गया कि जिन तत्वों से मिलके हमारी पृथ्वी बनी है उन्हीं तत्वों से मिलके उल्का पिंड भी बने हैं। तो उसकी जांच से ये पता लगा कि पृथ्वी जो है इन्हीं ठोस पदार्थों से बनी हुई है जिससे उल्का पिंड बने हुए हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ तक की जानकारी इसको मिल पाई। तीसरे स्रोत की अगर बात करें तो तीसरा स्रोत है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह पर समान नहीं है पूरी पृथ्वी पर, और समान नहीं है उसका भी एक कारण है। उसका ये कारण है कि कहीं कहीं पर जो है वो जो तत्व हैं, पदार्थ जो हैं, उनका द्रव्यमान अधिक है। देखिए समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। देखिए इसलिए है ये, अगर हम लाइन को अगर समझें तो जैसे कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर पूरा गोल ना होकर इस प्रकार से है, यानी कि इसका जो है केंद्र से और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी ये तो इसकी अधिक है, लेकिन केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी जो है, यानी अगर ध्रुव की बात करें नॉर्थ पोल हो गया या हमारा साउथ पोल हो गया, इसके बीच की दूरी जो है वो कम है और यहाँ से बीच की दूरी अधिक है। गुरुत्व का मान पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। देखिए दूरी के आधार पे तो है ही, साथ साथ में जो है वो पदार्थों के द्रव्यमान के आधार पर भी जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भूपर पट्टी पर पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी मिलती है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पदार्थ के द्रव्यमान पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल में भी विसंगति देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र से हमें जानकारी इसलिए मिलती है कि कहीं कहीं पर जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा होता है और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनके कारण जो है काफी सारी जो चट्टानें हमारी मेल्ट हो जाती है, जो कि ज्वालामुखी के रूप में देखने को हमें मिलती है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा भूकंप। देखिए भूकंप जो है अप्रत्यक्ष स्रोतों में एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें पृथ्वी की बहुत ज्यादा हमें जानकारी मिली है। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि भूकंप होता क्या है। देखिए भूकंप जो है वो सबने देखा होगा कि भूकंप होता क्या है, कि पृथ्वी में कंपन होता है, वो हमें भूकंप कहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं पृथ्वी का कंपन जो है वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। और ये होता क्यों है, अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो जो पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा जब निकलती है तो तरंगों के रूप में निकलती है और सभी दिशाओं में जो फैलती है तो उसे भूकंप कहते हैं। देखिए जब पृथ्वी में जब कंपन होता है तो उसको हम भूकंप कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है ये हमें समझना है, थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लेंगे इसकी। देखिए अगर जो पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर बहुत सारी हमारी चट्टानें हैं। तो जैसे ऊपर जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो है ऊबड़ खाबड़ जो है हमारा सरफेस है ऊपर का, लेकिन अगर इसके नीचे की बात करें तो नीचे जो होती हैं जैसे प्लेटें जो है अलग अलग इनके जोड़ होते हैं, इनके ये चट्टानों के जो जोड़ हैं, सेल जो होती है उनके जोड़ होते हैं। और अगर नीचे जो है यहाँ पर अगर मान लो कोई गैस है और गैस जब यहाँ से निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर बल लगाएगी और बल लगाएगी तो फोर्स जब लगेगा तो चट्टानें जो है हिलेंगी और उससे जो है हमारा कंपन शुरू होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो जहां से जो है भूकंप शुरू होता है तो उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जिस प्रकार जैसे मान लो कि अगर ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है पृथ्वी है और पृथ्वी के अगर यहाँ पर नीचे से
मान लो हमारे 70 किलोमीटर नीचे से जो है भूकंप की शुरुआत हुई, यहाँ पर फोर्स लगा, ये इसका जो है वो एक पॉइंट है जहां से भूकंप जो है शुरू हुआ। तो ये जो पॉइंट है जहां से भूकंप शुरू हुआ उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे, या क्या कहेंगे, अवकेंद्र कहेंगे। ये चीज आपको समझनी है क्योंकि काफी सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र बोलेंगे, या जिसका जो है फोकस बोलेंगे। और दूसरी अगर भाषा में बात करें तो उसको अवकेंद्र कहा जाता है। तो ये आपको समझना है अवकेंद्र क्या होता है। तो अवकेंद्र वो होता है जहां से भूकंप तरंगे शुरू होती है, उसे कहते हैं अवकेंद्र। और जो सबसे पास में, देखिए ये अलग अलग दिशाओं में जो है, आपको दूसरे कलर से मैं शो करता हूँ, ये अलग अलग दिशाओं में जो है तरंगे जाएंगी, क्योंकि तरंगे जो होते हैं सभी दिशाओं में जाती हैं, ये अलग अलग दिशाओं में तरंगे जाएंगी। और सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले ये जहां पर पहुंचेगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पहुंचेगी क्योंकि यहाँ पर जो है दूरी कम है, और ये सबसे पहले सतह पर जैसे पहुंचती है तो ये जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अधिकेंद्र। जैसे मान लो ये हमारा धरातल है, धरातल पर, धरातल के नीचे जैसे ये इसका केंद्र है जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम अवकेंद्र। और जो सबसे नजदीक धरातल जो होगा, सरफेस होगा, यानी यहाँ पर जो भूकंप महसूस होगा इस पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। और इसके अलावा जो है तरंगे सभी दिशाओं में जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर भी तरंगे जाएगी, लेकिन यहाँ पर पहुंचने में समय अधिक लगेगा और यहाँ पहुंचने में समय जो है कम लगेगा। इसलिए ये वाला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे अधिकेंद्र। और जहां से भूकंप शुरू होता है उसे हम कहेंगे क्या, अवकेंद्र। तो दोनों पॉइंटों को आपको समझना है, इसके आप नोट्स बना सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए बहुत ज्यादा हमें सहायता करती है। तो भूकंप जो है वो, मैं अगर अधिकतर भूकंप की बात करें तो प्राकृतिक होते हैं, वैसे काफी सारे भूकंप मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे कि मान लो डैम बनाया और डैम पे अधिक फोर्स लगा, डैम टूट जाता है, बिल्डिंग है बड़ी, अगर वो बिल्डिंग ढह जाती है, उनका होने वाले जो कंपन है उससे भूकंप आते हैं। या कोई माइंस है वहां पर ब्लास्ट किया गया है, खान में ब्लास्ट किया गया है, या फिर जो है कोई बम ब्लास्ट किया गया है तो वहां पर भी पृथ्वी पे कंपन होता है, उसे हम भूकंप कह सकते हैं। तो लेकिन जो है मेन रूप से प्राकृतिक रूप से जो भूकंप आते हैं ये जो है स्थल मंडल पर ही देखने को मिलते हैं, और कुछ जो है समुद्रों में भी देखने को मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या चीजें होती हैं। तो स्थल मंडल पर ही भूकंप अधिक देखने को मिलते हैं, और स्थल मंडल जो है वो हमारे धरातल से, जहां हमारा सरफेस है वहां से लगभग 200 किलोमीटर गहराई तक हम कहते हैं कि स्थल मंडल है। तो बार बार एग्जाम में ये बात पूछ लेते हैं कि स्थल मंडल की गहराई कितनी है। तो स्थल मंडल की गहराई जो है वो लगभग 200 किलोमीटर आंकी गई है, ये अनुमान लगाया गया है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भूकंप जो है उसको नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो है हमारा सिस्मोग्राफ। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि भूकंप को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। बुनियादी तौर पर भूकंप के दो प्रकार जो हैं देखने को मिलते हैं, एक है हमारा भूगर्भिक तरंगे और दूसरा है धरातलीय तरंगे। देखिए भूगर्भिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो कि भूमि के अंदर चलती है, यानी पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जो है, यानी कि धरातल के अंदर की बात करें, यहाँ पर चलने वाली जो तरंगे होती हैं यानी पृथ्वी के अंदर की बात करें तो वो होती है हमारी भूगर्भिक तरंगे। और जो धरातल पर आने के बाद, जैसे कि यहाँ पर इसका केंद्र है, केंद्र से यहाँ पर आए परिधि पर, और आने के बाद में जब धरातल पर आने के बाद तरंगे जब शुरू होती है उसे हम कहते हैं धरातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंगों को दो प्रकार से बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहली है हमारी पी तरंग और दूसरी है हमारी एस तरंग। देखिए पी और एस तरंग जो है, इन दोनों को जो हम भूगर्भिक तरंगे कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर चलती है।
अगर हम दोनों का डिफरेंस देख ले, पी तरंग और एस तरंग का डिफरेंस क्या है, तो पी तरंग जो है ये सबसे तेज गति से चलती है, इसलिए सबसे पहले पहुंचती है कहीं भी अगर हम बात करें तो। इसको हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं या कहते हैं प्राइमरी वेव कहते हैं। पी तरंगे जो है ध्वनि तरंगे कहलाती है। जिस तरह ध्वनि तरंगे चलती है इस तरह से पी तरंगे चलती है, और ये तीनों माध्यम से गुजर जाती है। गैस, तरल और ठोस तीनों माध्यम से गुजर जाती है। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि पी तरंगे तीनों माध्यम से गुजर जाती है। यही अगर एस तरंगों की बात करें तो एस तरंगे जो होती है थोड़ी स्लो होती है, पी तरंगों के बाद में कुछ अंतराल के बाद में पहुंचती है। इन्हें हम द्वितीय तरंगे कहते हैं यानी सेकेंडरी वेव कहते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, ये ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती है। तो जिस प्रकार से पी तरंगे तीनों माध्यम से गुजर सकती थी और एस तरंगे जो है सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। अब इन तरंगों के माध्यम से जो है वैज्ञानिकों ने भूगर्भिक संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी। यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, एक तो परावर्तन है, एक है हमारा आवर्तन। परावर्तन वो होता है जब तरंगे किसी माध्यम से टकरा के जब वापस लौट जाती है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। और आवर्तन वो होता है जब तरंगे टकरा के अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में चल जाती है, तो इसे हम कहते हैं आवर्तन। अभी तो हमने पढ़ा पी तरंगों और एस तरंगों के बारे में, ये दोनों थी भूगर्भिक तरंगे। अब हम पढ़ते धरातलीय तरंगे के बारे में जान लेते हैं। देखो धरातलीय तरंगे जो है वो भूकंप लेखी में अंत में अभिलेखित होती है, यानी लास्ट में जो है वो इंडिकेट होती है। और ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है। इसलिए विनाशकारी होती है क्योंकि ये धरातल पर चलती है, और धरातल पर ही हमारा जीवन है, तो इसलिए ये अधिक विनाशकारी तरंगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भूगर्भिक तरंगों का संचरण। देखो भूगर्भिक तरंगे किस प्रकार से चलती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों के समांतर चलती है। देखो पी तरंगे जो स्टार्ट होती हैं तो पी तरंगे जो है इसके समांतर चलती हैं, और एस तरंगे इसके समकोण पर चलती है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं छाया क्षेत्र। देखो भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है। भूकंप का छाया क्षेत्र होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे अभिलेख नहीं की जा सकती, यानी भूकंपीय तरंगे जो है महसूस नहीं की जा सकती, उस क्षेत्र को हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब देखिए भूकंपीय छाया क्षेत्र जैसे वैसे है कि जब हम किसी रोशनी में खड़े होते हैं और रोशनी में खड़े होने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पीछे जो है परछाई नहीं दिखाई देती, तो परछाई नहीं दिखाई देती तो हमारा छाया क्षेत्र हो गया। इसी तरह से जिस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगे महसूस नहीं होती, यानी कि जो है सिस्मोग्राफ पर अभिलेख नहीं की जाती, उसे हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, ये आपको फिगर के आधार पर बता देता हूं मैं। देखिए पहले हम पी तरंगों के छाया क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यह भूकंप का मान लो भूकंप का हम केंद्र मान लेते हैं, अवकेंद्र यहाँ पर है, भूकंप यहाँ से शुरू हुआ तो भूकंप दिशाओं में सभी दिशाओं में जो है अलग अलग जाएगी। जब ये भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में जब ये जाएगी तो जाने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो पी तरंगे है वो तीनों माध्यम से गुजर जाती है। पी तरंगे तीनों माध्यम से गुजरेगी, लेकिन यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने के बाद में तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हम क्रोड में देखते हैं, क्रोड दो परतों में डिवाइडेड, द्रव और ठोस के अंदर। तो पी तरंगे जब यहाँ पर आती है और आने के बाद में जो है अपना कुछ मार्ग परिवर्तित करती है, मार्ग परिवर्तित करने के बाद में इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, यानी ये क्या है हमारा परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होती है तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि ये परावर्तित होने के बाद में ये इस प्रकार परावर्तित हो जाती है और ये तरंगे यहाँ से ये चले जाती है। हमारा क्षेत्र है बीच वाला क्षेत्र, ये जहां पर भूकंपीय तरंगे महसूस ही नहीं होती, इसको हम कहते हैं छाया क्षेत्र। वो किसका है? पी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र है। ये जो है 105 से लेकर और 145 डिग्री के मध्य में होता है। तो ये हमारा पी का छाया क्षेत्र है। इससे ये पता लगा कि इस क्षेत्र में जो है वो द्रव अवस्था में है ये पृथ्वी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर छाया क्षेत्र जो है महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम एस तरंगों के बाद में देख लें तो एस तरंगों में भी कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है।
अब एस तरंगों का छाया क्षेत्र कुछ बड़ा हो तो समय तरंगों के कुछ समय बाद में एस तरंगे पहुंचती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि भूकंपीय तरंगे जो है ये यहाँ से शुरू हुई, भूकंपीय तरंगे यहाँ जाने के बाद में और यहाँ तक तो ये आ गई है, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से तो ये जो है ये निकल जाती है यहाँ पर इस तरंग से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस क्षेत्र को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती हमारी भूकंपीय तरंगे, और भूकंपीय तरंगे यहाँ पर आके रुक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत बड़े क्षेत्र जो बच जाता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगे महसूस नहीं होती। तो ये हमारा जो है एस तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र है। ये 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री के मध्य में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है। इन दोनों की अगर बात करें, एक तो हमारे पी तरंगों के बारे में, एस तरंगों के बारे में, सबसे बड़ा छाया क्षेत्र होता है एस तरंगों का होता है, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है। तो ये हमें समझना है बस खाली पी और एस तरंगों के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं भूकंप के प्रकार। देखिए भूकंप के जो है अलग अलग प्रकार हैं। भूकंप जो है मानव के द्वारा भी घटित होते हैं और कुछ जो है हमारे प्राकृतिक रूप से भी घटित होते हैं, लेकिन अधिकांश भूकंप की हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से माने जाते हैं। तो इसको जो है अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला है हमारा विवर्तनिक भूकंप। टेक्टोनिक हलचल के कारण जो है भूकंप आते हैं, उसे हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। तो ये जो है भूकंप जो क्या नाम चट्टानें होती है, चट्टानों के खिसक जाने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब ऊर्जा बाहर निकलती है चट्टानें खिसकती हैं, उससे कंपन होता है, उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, यानी विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ज्वालामुखी जन्य भूकंप जब विस्फोट होता है, जो विस्फोट होने के बाद में काफी तेज धमाका होता है, और धमाके के साथ में जब उसमें गैस है, लावा है, धूलकण है, बहुत सारी चीज जब बाहर निकलती है तो उसमें क्या आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है, और जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप। तीसरा कैटेगरी है नियत भूकंप, हम कह सकते हैं इसको, या फिर हम खनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला भूकंप भी कह सकते हैं। खनन क्षेत्रों के अंदर जो है विस्फोटक कार्य काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि जो खानों को जो होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी खाने हैं, वहां पे चट्टानों को तोड़ने के लिए बारूद जो लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां ब्लास्ट होता है, और वहां पे जो है वो खुदाई का कार्य बड़े आसानी से हो सकता है, चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती हैं। और जब ये प्रक्रिया के तहत जो है कई बार क्या होता है, सुरंगें होती हैं वो ढह जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी कंपन शुरू होता है, हल्के झटके महसूस होते हैं, जिसको हम नियत भूकंप कहते हैं, या फिर जो है खनन क्षेत्र भूकंप भी कहते हैं। चौथा है हमारा विस्फोटक भूकंप। देखिए जब कहीं परमाणु परीक्षण किया जाता है या रासायनिक विस्फोट किया जाता है तो उसकी वजह से आसपास की भूमि में कंपन होता है, कुछ झटके महसूस किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या विस्फोटक भूकंप कहते हैं। पांचवा है बांध जनित भूकंप। देखिए बांध की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है, डैम जो है हमारे, बांध जो होते हैं नदी के किनारे, नदी के पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, और उसमें अधिक दबाव पड़ने की वजह से कई बार क्या होता है वो डैम में दरार पड़ जाती है। बांध में दरार पड़ने की वजह से बांध जो होते हैं गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है, जिसे हम कहते हैं बांध जनित भूकंप को भूकंप कहते हैं। तो ये हमारी कुछ कैटेगरी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है भूकंप की अगर बात करें तो कई बार क्या है कि जैसे कि मान लो बिल्डिंग जब गिराई जाती है, तो काफी पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, गिराई जाती है, तो उसकी वजह से जो कंपन होता है उसको भी हम भूकंप कहते हैं। या फिर जो है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं भूकंप के। तो आगे हम देखते हैं भूकंप का मापन। देखिए भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे बताया कि पहले सिस्मोग्राफ का उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस मापनी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो मापनी है वो है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल जो है वो 0 से लेकर 10 तक के मध्य में भूकंप को नापती है, यानी इसका जो है पैमाना होता है 0 से लेकर 10। इसके अलावा दूसरा है हमारा मर्केली, और मर्केली जो है वो इटली में भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा जो है ये मापन बनाया गया है, और इसे मर्केली के नाम से जानते हैं। और इसकी जो एक तीव्रता नापने के लिए वो है हमारा 0 से लेकर और 12 के मध्य में इसकी तीव्रता को नापा जाता है। रिक्टर स्केल जो है वो 0 से लेकर 10 तक की तीव्रता को नापने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा भूकंप के प्रभाव। देखिए भूकंप के जो है बहुत सारे प्रभाव हैं, अगर हम और भी इसमें जोड़ सकते हैं, 12 प्रभाव यहाँ दिए हुए हैं। जैसे है भूकंप का भूमि का हिलना, जब भूकंप आता है कंपन होता है, भूमि हिलती है,
धरातल की विसंगति होना, धरातल ऊंचा नीचा हो जाता है, जैसे कि अभी गुजरात में जब भूकंप आया था तो काफी ज्यादा क्षेत्र जो है वो तट से ऊंचे हो गए थे। इसके अलावा भूस्खलन होना, चट्टानों का जो है जैसे जो ढलान होता है वहां चट्टान जो खिसक जाती है तो भूस्खलन होता है उससे। और हमारा मृदा द्रवण, तो मृदा का द्रवण भी होता है। धरातल का एक तरफ झुकना, कई बार क्या होता है धरातल एक तरफ से ऊंचा हो जाता है एक तरफ से झुक जाता है, ये भी जो है प्रभाव होता है इसका। हिमस्खलन होना, जिसका भूस्खलन होता है उस तरह हिमस्खलन भी होता है। जहां पर जो है बर्फ वाले क्षेत्रों के अंदर, जहाँ चट्टान, जहां पर जो है पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, अगर वहां पर जो है कंपन होता है चट्टानों के अंदर, पर्वतों में कंपन होता है तो वहां पे बर्फ जो होती है वो काफी बड़ी संख्या में नीचे फिसल के आती है, जिसे हम कहते हैं हिमस्खलन कहते हैं। धरातलीय विस्थापन होना, धरातल जो है कि कई बार क्या होता है जो है धरातल में चटक जाती है और धरातल जो है तब विस्थापित हो जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पे जो है खिसक जाते हैं। इसके अलावा बाढ़ व तटबंध का टूटना, आगे बांध जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके अलावा नदी के पास में जो ऊंचा स्थान होता है क्रैक होने की वजह नदी का पानी जो होता है आसपास के क्षेत्रों में चले जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा आग लगना, बिल्डिंगों के अंदर जो होता है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, क्योंकि जब भूकंप आते हैं तो उसकी वजह से दीवारों में क्रैक हो जाते हैं, क्रैक होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है जिससे आग लग जाती है। या फिर कोई ऐसे कोई पहले से कोई अगर चूल्हा जल रहा हो या गैस जल रही हो, उससे क्या होता है विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उसकी वजह से आग लग जाती है। और इमारतों का टूटना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, भूकंप आते हम देखते हैं कि इमारतें टूट जाती हैं, ढह जाती हैं और हमारे जो ढांचे होते हैं जैसे कि पुल हो गए, जैसे यहाँ दिया हुआ है भूकंप आने की वजह से पुल जो है वो गिर गया। तो वस्तु का गिरना, जब अगर मान लो भूकंप आए कंपन होगा तो वस्तुएं गिरेगी। और सुनामी जो है वो आती है, समुद्रों के अंदर जो है वो लहरें उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहते हैं। देखिए सुनामी क्या होता है, सुनामी जो है अगर भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे है तो वहां पर जो है वो तरंगे उत्पन्न होती है। जिस तरह से यहाँ का बात करें तो ये जो है यहाँ पर सुमात्रा में एक भूकंप आया था, एक सुनामी जो उत्पन्न हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इसका केंद्र था। जैसे मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है इसका केंद्र था, यहाँ पर सुमात्रा के पास में, इंडोनेशिया के पास एक द्वीप है सुमात्रा, यहाँ पर जो है इसका केंद्र था। और देख रहे हो धीरे धीरे तरंगे उत्पन्न हो रही है। तरंगे उत्पन्न होने के बाद क्योंकि समुद्र के अंदर इसका केंद्र था और केंद्र नीचे होने के कारण जो है जो ऊपर का कंपन होता है तो ऊपर का पानी जो होता है मूवमेंट करता है और पानी में लहरें उत्पन्न होती है। और आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र थे यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। और ये आप प्रभाव देख सकते हैं, जैसे कि भारत के जो है मरीना तट पर जो है प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर थाईलैंड में भी प्रभाव देखने को मिला। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है प्रभाव देखने को मिला। श्रीलंका के अंदर भी प्रभाव देखने को मिला और जो अंडमान निकोबार में काफी सारे द्वीपों पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो ये सारे जो है नुकसान हमारे होते हैं सुनामी के द्वारा। अब भूकंप की आवृत्ति के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। भूकंप की आवृत्ति क्या है? देखो भूकंप जो है वैसे तो 0 से लेकर और 10 तक की इसकी आवृत्ति बताई जाती है रिक्टर स्केल के आधार पे। तो 8 रिक्टर स्केल से अधिक वाला भूकंप जो होता है ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि 1 या 2 साल में कोई 1 या 2 भूकंप आते हैं, झटके आते हैं। लेकिन अगर हल्के झटकों की बात करें, इससे कम भूकंप की अगर बात करें जो कि 5-6 रिक्टर स्केल तक के भूकंप होते हैं, वो जो है हर मिनट बाद में ही महसूस होते हैं पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर अगर देखें तो। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की संरचना। देखो पृथ्वी की संरचना के बारे में अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी की संरचना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी और जिसको आपको बोरिंग फील होगी इसके लिए। तो आप जितना हो सके इस चैनल को जो है वो शेयर करने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले समय में जो वीडियो होगी या इसका सेकंड पार्ट आपको जो है इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।